हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो, पहले चैप्टर में आपने सीख लिया स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, दूसरे में देख लिया डाटा कैसे कलेक्ट करते हो प्राइमरी और सेकेंडरी से, ठीक है। तीसरे में आपने देखा कि कैसे आपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई करा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपने काफी सारे मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, सीरीज भी देखी आपने, है ना। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब आप उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे ऑफिस वगैरह में, जैसे कि कहीं आपने देखा ना नाटकों वगैरह में, जैसे किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है स्मार्ट बोर्ड वगैरह में, तो वही चीज होती है। प्रेजेंट कैसे करोगे आप, कि कोई टेबल के फॉर्म में, कोई ग्राफ के फॉर्म में, कोई डायग्राम के फॉर्म में, या फिर किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, कैसे आप अपने डाटा को प्रेजेंट करोगे जिससे कि वो बहुत क्लियरली दिखे। तो वही होता है पेश करना अपने डेटा को, इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज दैट मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डेटा। जैसे आप कभी स्कूल में मॉडल बना के लेके गए हो गए ना, उसका एग्जीबिशन लगता है, फिर वैसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि डाटा का एग्जीबिशन एक क्लियर और अट्रैक्टिव वे में, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए और उसको हम एनालाइज कर सके। अब हम चार तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहला है आपका टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, की मतलब आप अपने डाटा को टेक्स्ट के वे में दिखा रहे हो। दूसरा टेबल्स की तरीके से दिखा रहे हो। तीसरा डायग्रामेटिक तरीके से दिखा रहे हो। और चौथा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये दो पढ़ने, टैबुलर और डायग्रामेटिक, इन दोनों का मेन काम है। समझ में आया? तो यही हम पढ़ेंगे। और वैसे टेक्सचुअल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। अगर डाटा जो है वो ज्यादा बड़े अमाउंट में नहीं है, छोटा सा है, तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में दिखा सकते हो। नेक्स्ट में पढ़ना है टेबुलेशन की, मतलब हम अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। अब टेबल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, डायग्राम के तरीके से समझ में आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, सबसे पहले होता है टेबल का नंबर। जैसे टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, अपने मैथ्स की बुक में काफी देखे होंगे ना, आर डी शर्मा, आर एस शर्मा में देखेंगे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। और वो अकाउंट्स की बुक में टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर ए, टेबल नंबर बी, इस तरीके से, ठीक है। तो टेबल नंबर ऊपर आता है, नीचे उसका टाइटल आता है कि टेबल किस चीज का है, तो उस टेबल का टाइटल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल, ये होती है रोज, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये वर्टिकल वाले, ये होते हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रो की हेडिंग आ जाती है, नीचे रो की एंट्रीज आ जाती है, यहाँ टोटल होता है रोज का, ठीक है। और यहाँ पर टोटल होता है कॉलम का। यहाँ पर आता है कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है कॉलम की हेडिंग, ठीक है। फिर अगर कोई सब कैप्शन भी है, सब कॉलम हेडिंग भी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे। और इस जगह पर आपकी आती है बॉडी, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपके टोटल आते हैं। इसके बाद फुट नोट आता है, कि मतलब अगर आपको टेबल में से स्टार बना दो कि मुझे ये चीज समझानी है, तो आप यहाँ पर फुट नोट में वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो स्टार की, ठीक है। और लास्ट में सोर्स दे सकते हो कि ये टेबल के अंदर जो डाटा है वो कहाँ से लिया आपने सोर्स। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ टेबल। अब मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। पार्ट्स ऑफ टेबल में टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन यानी कि कॉलम हेडिंग, स्टब्स यानी कि रो की हेडिंग, बॉडी ऑफ द टेबल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स, हेड नोट, फुट नोट, ये सब होते हैं मेन, ठीक है। अब एक अच्छा टेबल कैसे बनाया जाए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका टेबल लॉजिकल या फिर रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैरिजन अच्छे से हो जाए टेबल के अंदर, ठीक है। आइडियल साइज होना चाहिए, मतलब सही से साइज होना चाहिए, अच्छे से उसमें स्टब्स यानी कि रोज होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, परसेंटेज रेशियोज वगैरह होने चाहिए, सोर्स आपको बताना चाहिए कि डाटा आपने कहाँ से लिया है, और सिंपल तरीके से आपको अपना टेबल बनाना है, तब ये एक अच्छा टेबल बना जाएगा। तो ये भी हमने कर लिया। अब ये देखो, थोड़ा हॉच पॉच तो हो रखा है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यही थोड़ा किया हुआ है। अब ये देखो, टाइप्स ऑफ टेबल देखना है हमें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेबल में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस, पर्पस के हिसाब से दो टाइप के टेबल होते हैं, जनरल पर्पस टेबल और एक स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। जनरल पर्पस टेबल को हम रेफरेंस भी और रिपोजिटरी टेबल भी बोल सकते हैं। और ये किस लिए होता है, अगर आपको किसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब आप ये जनरल पर्पस बनाते हो। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन या फिर रिसर्चर वगैरह यूज करते हैं इसको। और स्पेशल पर्पस टेबल को आप टेक्स्ट समरी या फिर एनालिटिकल टेबल्स भी बोल सकते हो। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर सेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो, और रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है स्पेशल पर्पस टेबल में, ठीक है। किसी स्पेशल चीज के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो, और जनरल मतलब किसी सेम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो, ठीक है।
अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तीन टाइप के टेबल होते हैं। एक तो देखो सिंपल टेबुलेशन और एक कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, ठीक है। सिंपल में सिंगुलर टेबुलेशन आ जाता है, यानी कि जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में दो टाइप के होते हैं, डबल टेबुलेशन एंड ट्रिपल टेबुलेशन। डबल टेबुलेशन में आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एक बॉयज और एक गर्ल्स, ठीक है। और ट्रिपल टेबुलेशन में तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे बॉयज गर्ल, आगे उनका जेंडर दे दिया, उसके बाद उनकी एज दे दी, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले गए या फिर तीन इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरीके से दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के भी ये दो टाइप होते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ टेबल है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब हम एक टेबल का न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं ताकि हमारा टैबुलेशन कंप्लीट हो जाए और हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो टेबल का न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है। एक स्टडी में पाया गया है कॉफी ड्रिंकर्स की हैबिट दो टाउन्स की ली गई है। तो टाउन ए में जो फीमेल है वो 40% है। तो आप साथ के साथ एक टेबल मतलब चार्ट सा बना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन पढ़ो, टाउन ए में 40% मेल है, फीमेल है, तो मेल कितने हुए, मान लो टाउन ए में 100 लोग रहते तो 40% फीमेल है, तो 40% लिख दिया। और उसके बाद मेल कितने हुए 60, तो ये आपने पहली चीज लिख दी। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 45, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 20। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखो टाउन ए में क्या लिखा, टाउन ए में आपने लिख दिया, एक सेकेंड जूम कर देती थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने टाउन ए में लिख दिया कि आपके टाउन ए में 100 लोग हैं, उसके अंदर से 40 तो आपकी फीमेल हो गई, तो कितनी परसेंट मेल रह गए 60% मेल रह गए। और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने, यहाँ पर देखो मेल में बताया हुआ था ना, मेल में नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 20% है, तो यहाँ पर 60 में से 20 जो है वो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 20% नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो कॉफी ड्रिंकर्स कितने आ जाएंगे 40%, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ था टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वर 45%, ठीक है। तो टोटल कॉफी कितने लोग पीते हैं इस गांव में, टाउन नंबर ए में 45%, ठीक है। और 45% में से 40% तो मेल ही पीते हैं 40 में से, ठीक है। तो 40 तो मेल ही पीते हैं, बच्चे 5%, तो फीमेल्स है 5% बच्चे कॉफी ड्रिंकर्स, और 5 40 में से माइनस कर दोगे तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितनी बच जाएंगी 35। तो टाउन ए का किस्सा खत्म। अब आते हैं हम टाउन नंबर बी पे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखी हुई है, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है। टाउन बी में मेल्स 55% है, तो फीमेल्स कितनी हुई, फीमेल्स हुई 45, ठीक है। तो 55 मेल हो गए, 45 फीमेल हो गई। मेल के नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है 30, तो 30 इसमें से माइनस कर दोगे आप तो कितने आ गए 25, तो 25 जो होंगे वो कॉफी ड्रिंकर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फीमेल्स के कॉफी ड्रिंकर्स है 15%, फीमेल्स कितनी थी 45%, 45% में से 15% माइनस कर दोगे तो कितने हो गए 30%, 30% जो है वो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हो गई। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो देखो 100 में से 55 मेल थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 55 मेल थे और 45 फीमेल थी, ये एक तरीके का रफ वर्क है, ठीक है। अब मेल में से नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 30 थे और कॉफी ड्रिंकर्स 25 आ गए थे, और फीमेल्स में से 30 जो थी वो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स थी और कॉफी ड्रिंकर्स जो है वो 15 थी। मेन आपको प्लस माइनस ही करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब आप रफ वर्क कर लोगे तब आप देखो, मैं इसका जूम करके आपको टेबल का दिखाती हूँ। ये देखो इन दोनों ने ऐसे टेबल बना रखा है, आपको भी ऐसे लिखना है कि हमने परसेंटेज में निकाला है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए एंड टाउन बी। ये आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टेबल का टाइटल है। मैं अभी आपको पार्ट्स पढ़ा के आई हूँ ना, टेबल के पार्ट्स जो थे वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, स्टब्स, अब आपने दिया कैप्शंस, यानी कि ये दो कॉलम बनाए आपने, कैप्शन दिए, और उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने सब कैप्शन दिए हुए हैं, सब कैप्शन दिए। अब यहाँ पर देखो रो की हेडिंग आई है कि एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ज्यादा स्टब्स दिए हुए हैं। स्टब्स क्या होती है, और रो की एंट्रीज या फिर और ज्यादा रोज, कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। फिर यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर आपको टोटल दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे मेल टाउन ए की बात हो रही है, टाउन ए में 3 कॉलम बनाए, मेल फीमेल और टोटल के, और टाउन बी में भी मेल फीमेल और टोटल के। ये जो ये आपके कॉलम्स बने और रोज बने हैं ना, इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है। अब टाउन ए में मेल में कॉफी ड्रिंकर्स इतने, फीमेल में इतने, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इतने और फीमेल में इतने, ठीक है।
टोटल कर दिया, यहाँ से भी टोटल, इस जगह से भी टोटल किया, इस जगह से भी टोटल किया, तो हर जगह से आप देखो 100 आ रहा है। और सेम इस जगह से भी देखो, हर जगह से आपका 100 ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है, इस तरीके से आपको टैबुलेशन करना है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होगा आपका टेबुलेशन। अब हम बढ़ते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होते हैं कि जब आपका डाटा बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स के थ्रू बताया होता है, उसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस चैप्टर में आपको कौन कौन से डायग्राम्स पढ़ने हैं, इस बैच के हिसाब से, यानी 2022 और 23 के हिसाब से वो हम पढ़ लेते हैं, और उसके कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको दो चीजें पढ़नी है, पाई डायग्राम और बाई डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम तो ऐसा होता है आपका एक सर्कल बना के और डाटा अलग अलग पाइज में होता है। ठीक है, और बार डायग्राम क्या होता है, इस टाइप से आपके बार्स जो हैं होते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, या फिर आपके हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके इस तरीके से भी हो सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव वाले बार्स और नेगेटिव वाले बार्स, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया बार डायग्राम। बार डायग्राम चार टाइप के हैं, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड और परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद हमें ज्योमेट्रिक फॉर्म के बाद पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ओगिव कर्व पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, अगर आपको इन सब की डेफिनेशंस पढ़नी है कि ओगिव कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सब चीजें, तो यहाँ पर ये सब चीजें दे रखी हैं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट यू हैव टू लर्न। ठीक है, यहाँ पर ये जो बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही करवाऊंगी कि क्या क्या होते हैं, आप इसकी बस डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एक ग्राफ का हमें क्वेश्चन करना है, और जब हमें क्वेश्चन आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाए कि कौन सा ग्राफ क्या होता है। बस फिर आपको डेफिनेशन याद करनी है, और ये वाले नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी ताकि आप ये डेफिनेशन आराम से याद कर पाओ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। होगी, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बार डायग्राम क्या होते हैं, बार डायग्राम ऐसे होते हैं, बस उसको फिर पाई डायग्राम ऐसे होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा होता है, ये कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, और उसके बाद अरिथमेटिक फॉर्म, लाइन ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम या फिर टाइम सीरीज ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बस आपको सीखनी होती है। आप हमें बस न्यूमेरिकल्स के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है, फोकस करना है। ओके, सो चलो भाई चालू करते हैं, यही ज्यादा मेन है, और एक एक न्यूमेरिकल या दो दो न्यूमेरिकल हम हर एक चीज का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ज्योमेट्रिक फॉर्म में कितने पढ़ने हैं, बार डायग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, बार डायग्राम में क्या होता है, आपके बार्स होते हैं, जितना भी आपका डाटा है, जैसे यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, ईयर्स का दिया हुआ है, रुपीज दे रखे हैं, इन सबको आपको बार्स की फॉर्म में दर्शाना है, तो वो बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, व्हेन यू रिप्रेजेंट योर डाटा इन बार्स, दैट इज बार डायग्राम। ओके, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो, ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं कि इन ईयर्स में इतने करोड़ का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसको बार डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बार डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ऐसे मैं शो करती हूँ, हाँ, यहाँ पर आप एक एक्स एक्सिस बनाओगे, यहाँ पर आप एक वाई एक्सिस बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, इधर आप लिखोगे रुपीज इन करोड़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ईयर्स, सबसे पहले हम ईयर्स बना लेते हैं। ईयर्स जो है वो यहाँ पर लिखो 1997 से लेकर 98 तक। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया 2002 तक है। ठीक है, 1998 से 99 तक, फिर 1999 से 2000 तक, फिर 2000 से 2001 तक, और 2001 से लेकर 2002 तक। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो करोड़ में हम कैसा स्केल ले सकते हैं, 5000 का स्केल ले लेते हैं 40,000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 और 40,000। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, बस प्लॉट करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि पहले साल में 6500 का है, तो 6500 हम मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है,
तो ये पहला बार बन गया, समझ में आया। अब दूसरा बार देखो कितने पे बनेगा, 10,940 पे, यानी कि 11,000 के आसपास ही लगा लो। तो ये बन जाएगा आपका, एक सेकंड रुको, ये बनेगा इस साइड के आसपास, ठीक है। अंदाजा लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदाजा ही लगेगा और क्या है ना। और उसके बाद 17,150, तो ये थोड़ा इस लेवल पे बना दो आप, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। इतना ठीक है, 17,150, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखो 28,350, तो ये 30,000 के आसपास बनेगा इस लेवल पे, ठीक है। ये मैंने बना दिया 28,350, और यहाँ पर 36,500, तो ये 35,000 के बिल्कुल पास में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने बार ग्राफ। अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसके फिगर्स लिख दो हर बार ग्राफ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर 6,500, फिर कितना था, 10,940, 17,150, 28,350, और 36,500, ठीक है। और थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी आप ऐसे से कर सकते हो बार्स शो करने के लिए। मेन आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देखो, कि आपने वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का नाम दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने ईयर्स और रुपीज इन करोड़ डाला हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर स्केल डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 1 सेंटीमीटर जो है मैंने यहाँ पर 5,000 करोड़ का दिया हुआ है, कि मतलब हर इसमें मैंने 5,000 का गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज आपको लिखनी इंपॉर्टेंट है कि आपने स्केल कितना लिया है। तो ये होते हैं बार डायग्राम के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम आते हैं पाई डायग्राम के उस पे। पाई डायग्राम क्या होते हैं, जब एक सर्कल में, इसमें आपको डी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी में आपको एंगल्स मिलेंगे, और उसके बाद स्केल होना और कंपास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाई डायग्राम और कर लेते हैं, बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम कर लेंगे, तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा अबाउट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन दिल्ली। एक घर बन रहा था दिल्ली में, तो उसमें अलग अलग चीजें तो लगती हैं, जैसे कि लेबर, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, टिम्बर, सुपरविजन, और इसमें कितने परसेंट का खर्चा हो वो दिया हुआ है। इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। जब भी आपको पाई चार्ट बनाना है, तो ये जो आपको परसेंटेज गिवन होती है ना, इसको आपको इसमें बनाना होता है, एंगल में बनाना होता है। तो अब आप एंगल में कैसे बनाओगे वो देखो, इस तरीके से पहले आप सारे आइटम लिख लोगे जो आपको क्वेश्चन दिया था, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर लिखोगे। एंगल कैसे लिखोगे, 25 को मल्टीप्लाई, जब भी आपको परसेंटेज को एंगल में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 3.6 करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3.6, ठीक है। तो मैंने हर एक्सपेंडिचर का जो कि परसेंटेज में गिवन था उसको इंटू कर दिया 3.6 से, और मेरा फिर जो आंसर है वो डिग्रीज में आएगा। जैसे कि 25 इंटू 3.6 कितना होता है, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री। तो अब हम ये मानेंगे कि लेबर जो है 90 डिग्री है, ब्रिक्स 54 डिग्री है, सीमेंट 72 डिग्री है, स्टील्स 54 डिग्री है, टिम्बर जो है 36 डिग्री है, और सुपरविजन जो है वो 54 डिग्री है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, एक कंपास लेती हूँ, कंपास से मैं पहले एक गोल अंडा बनाती हूँ या फिर सर्कल बनाती हूँ, फिर मैं लूंगी अपना डी, ठीक है। डी से सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो आपका ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे बना लिया 90 डिग्री ऐसे रखे, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर बना हुआ था कंपास से, उसके ऊपर डी रख के मैंने 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाने के बाद ये मेरा 25% आ गया, यानी कि यहाँ पर ये 25% किसका था, लेबर का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 25% लेबर, ठीक है। उसके बाद मेरा 54 डिग्री आना है यहाँ पर, ठीक है। तो 54 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, यहीं पर रख के 54 डिग्री किसका है, ब्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी अपना, ठीक है, इधर रख दिया अपना डी, और यहाँ से हम 54% इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। वहां पर डी पे आपको हर एक एंगल आराम से दिख जाएगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पर 15% का क्या बनाना था, ब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रिक्स बना लिया। फिर और मेजर आप करते जाओगे, और मेजर करने के बाद एक एक चीज का नाम लिख दोगे। जैसे 20% सीमेंट का हो गया, और स्टील यहाँ पर हो गया, एक और 15% सुपरविजन का हो गया, ठीक है। और 10% किसका था, टिम्बर। तो ये आप इस तरीके से मेंशन करोगे, और यहाँ पे लिखोगे पाई चार्ट। और किस चीज का पाई चार्ट हमने बनाया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन दिल्ली, ठीक है, पाई चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन दिल्ली, ठीक है, ये DELHI, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। ये इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि हमें ये चीज प्लॉट करनी है डी के हेल्प से, ये नहीं करनी, आपको एंगल्स करने, ठीक है, एंगल्स कर दोगे, लेकिन इसके अंदर जो आप मेंशन करोगे ना पाई चार्ट के अंदर, इसके अंदर, तो वो आप ये एक्सपेंडिचर और किस चीज का एक्सपेंडिचर है, आइटम का नाम मेंशन करोगे, ठीक है, वैसे आपको डिग्रीज ही बनाने, ओके, समझ में आया। तो अब हमारा ज्योमेट्रिक फॉर्म खत्म होता है, नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वाले पे चलेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक लाइन डायग्राम या फिर लाइन ग्राफ में आपको इसमें 2-4 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं। सबसे पहला है वन वेरिएबल ग्राफ, इसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑन ग्राफ पेपर, तो आपको अर्थमेटिक ग्राफ बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि आपको अर्थमेटिक लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है, या फिर लाइन ग्राफ बनाना है। तो केंद्र विद्यालय का दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डाटा ईयर दिया हुआ है, और इस ईयर में कितने स्टूडेंट्स थे केंद्र विद्यालय में वो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही आपको एक ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको ईयर्स लिखने हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईयर्स के बाद स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दोगे, ठीक है, स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर लिख दिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप ईयर्स लिखोगे, यहाँ पर देखो अर्थमेटिक लाइन डायग्राम में या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में आपको एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज है, देखो यहाँ पर ये जो ईयर था पहला, ये 0 इस साइड आया, इस ओरिजिन पे तो 0 ही होता है ना, तो 0 के नीचे ही आपका पहला ईयर आएगा, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में आपको ऐसे ध्यान रखना है, तो नीचे तो आप सारे ईयर्स लिख दोगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि अच्छा मुझे यहाँ पे कोई स्केल लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं किस चीज का स्केल ले सकती हूँ जिससे ये सब आराम से प्लॉट हो जाए। तो आई गेस इसमें तो हमें 100 का ही ईयर देना चाहिए, और वो भी 900 तक, और वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने 200 का लिया है, तो आप 200 का भी ले सकते हो, 100 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो 200, 400, और यहाँ पर आपको स्केल भी लिखना है। जैसे अब आप स्केल किस तरीके से लिखोगे, स्केल जैसे यहाँ पे मिसिंग था, तो यहाँ पर देखो ग्राफ तो ये सेंटीमीटर के हिसाब से होता है, तो एक एक सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 यूनिट्स, की इनके बीच में 200 यूनिट्स का गैप है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल प्लॉटिंग ही करनी है आपको, कि जैसे 2003 और 4 में 120 स्टूडेंट्स थे और अगले में 400 थे, तो सबसे पहले 120 कर दिया आपने, फिर इसके बाद 400 कर दिया, ऐसे से आप सारे प्लॉट करके बस एक लाइन की तरह आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, और ये आपका लाइन डायग्राम बन गया। सिंपल सा चीज था, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म भी कंप्लीट हो गई, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब जो आपका बचा है ना, वो है आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आपको 3 चीजें सीखनी थी, एक हिस्टोग्राम, एक ऑगिव कर्व और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। वो तीनों चीज हम सीखेंगे, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम में आपके 4 केसेस बनते हो, और इस चीज को आप बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। 4 केसेस आपके बनते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, वैसे तो सारे इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम वेयर मिड पॉइंट्स आर गिवन, histogram of unequal class intervals, और histogram when class intervals are given by inclusive method। चारों केस के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले केस से, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि जो आपको डाटा गिवन है वो हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, सब में 10-10 का गैप है, तो मतलब ये इक्वल क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, बस स्केल लेना है, ठीक है। मार्क्स तो जो है वो आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे रखोगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये ले लिया, एक्स एक्सिस लिखी, वाई एक्सिस लिखी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा, यहाँ पर नीचे मार्क्स लिखे, और 10 से लेकर 90 तक बना लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 80 तक का है, तो 80 तक बना लो, 90 तक आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2 का ले लो या फिर 4 का ले लो, जैसे आपका मन करे स्केल, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे 4 का लिख रखा है, तो आप यहाँ पर स्केल लिख दो, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। इस तरीके से आपने स्केल भी लिख दिया, ठीक है। अब बस आपको सिंपली प्लॉट करना है। यहाँ पर देखो प्लॉट कैसे किया है, यहाँ पर है 0 से लेकर 10 के बीच में 4 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 10 के बीच में 4 फ्रीक्वेंसी है, 10 से लेकर 20 के बीच में 10 फ्रीक्वेंसी है, 20 से लेकर 30 के बीच में 16 फ्रीक्वेंसी है, तो 16 तक। ऐसे से करके आपको पूरा हिस्टोग्राम बना देना है, ठीक है। पहला हिस्टोग्राम हो गया।
अब दूसरा, जब मिड पॉइंट्स आपको गिवन है तब आपको क्या करना होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो आपको हिस्टोग्राम बनाना है, 65 स्टूडेंट्स आपको मेंशन है यहाँ पर, ठीक है, कि 65 स्टूडेंट्स है, उनका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये वाला है टेबल, इसमें आप देखो मार्क्स या फिर मिड पॉइंट्स आपको दिए 150, 160, 170। तो जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन है आपको तो याद होगा कि हमें हमेशा क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं, ये वाले क्लासेस चाहिए होती हैं, ठीक है, और जिनके बीच में इक्वल गैप हो तो वो चाहिए होता है। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन क्या है, मिड पॉइंट्स, तो हमें सबसे पहले क्लासेस लेके आनी पड़ेगी। ये क्लासेस कैसे आएंगे उसका एक स्टेप होता है, वो ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो जब भी आपको मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आपको अपर क्लास लिमिट बनानी होती है और लोअर क्लास लिमिट बनानी होती है। वो कैसे बनाओगे, मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट कैसी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप दूसरे वाला मिड पॉइंट ले लो। दूसरे वाला मिड पॉइंट क्या है, 160 ले लिया मैंने। उसके बाद आप पहले वाला मिड पॉइंट ले लो। पहले वाला मिड पॉइंट क्या है, 150, वो ले लिया। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर क्या है 10। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा आंसर है 5। इतना करा सबसे पहले आपने, 5 मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पहला मिड पॉइंट लूंगी। पहला मिड पॉइंट क्या है मेरा, 150। 150 को लोअर लिमिट बनाने के लिए मैं इसमें से माइनस कर दूंगी ये वाला 5, और अपर लिमिट बनाने के लिए 150 की तो मैं प्लस कर दूंगी 5, ठीक है। माइनस कर दिया 5, प्लस कर दिया 5, आंसर क्या है 145 एंड 155, ठीक है। तो लोअर लिमिट बन गई, अपर लिमिट बन गई। पहला क्लास इंटरवल कितना आ गया हमारा, 145 और 155। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगी, दूसरा मिड पॉइंट लूंगी 160। 160 में माइनस 5 करूंगी लोअर लिमिट बनाने के लिए, और प्लस 5 करूंगी अपर लिमिट बनाने के लिए, तो 155 और 165 आ गया, ठीक है। तो सेकंड क्लास इंटरवल कितना बना, 155 और 165, ठीक है। ऐसे ही अब मैं अगला इंटरवल लूंगी 170, ठीक है। 170 में से माइनस 5 करूंगी और 170 में प्लस 5 करूंगी, इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 165 और 175। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्लास इंटरवल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे से करके आप पूरा टेबल बना दोगे कि आपके मार्क्स के जो क्लास इंटरवल है वो कितने बने, ठीक है, या फिर क्लासेस कितनी बनी और उनकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, ये जो मार्क्स है वो आप रखोगे एक्स एक्सिस पर, ये फ्रीक्वेंसी रखोगे वाई एक्सिस पर, और बस आपको अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। मार्क्स मैंने रखे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन को प्लॉट किया, वाई को प्लॉट किया। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना कि हिस्टोग्राम में और ये अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में 0 के नीचे से ही आपका पहला यूनिट स्टार्ट हो जाता है। तो आपने मार्क्स लिख दिए 145, 155, 165 से लेकर 205 तक, और यहाँ पर आपने अपने हिसाब का स्केल ले लिया 5-5 यूनिट का। तो आप यहाँ पर लिख दो स्केल इज इक्वल टू, स्केल 2 डॉट लगा दो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। और बस आपको ऐसे मेंशन करना है जैसे कि 145 से लेकर 155 तक कितनी यूनिट है, देखो 8 है, तो यहाँ पर 8 प्लॉट कर दो इस तरीके से। फिर 155 से लेकर 165 तक कितनी है, 10 है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। दूसरा पार्ट समझ में आया। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे, देखो जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ तक देखो सबके बीच में 5-5 का गैप है हर क्लास इंटरवल के, ठीक है। हर क्लास के बीच में 5-5 का क्लास इंटरवल है। लेकिन 30 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 के बीच में कितना गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है और यहाँ पर 20-20 का गैप है, ठीक है। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल हुए ना, अनइक्वल क्लास इंटरवल की पहले तो 5-5 का गैप था, फिर 10 का गैप आया, फिर 20 का गैप आ गया। तो ऐसा तो बन नहीं पाएगा हिस्टोग्राम। तो पहले हमें यहाँ तक तो सब ओके है, सब में 5-5 का क्लास इंटरवल है, लेकिन इन तीनों में किसी में 10 का है, किसी में 20 का क्लास इंटरवल है। तो पहले हमें इनको ठीक करना होगा, ठीक है। ठीक कैसे करोगे, तो पहले आप लिखो कि किस किस में दिक्कत है। 30 से 40 वाले में, 40 से 60 वाले में है, और 60 से 80 वाले में, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 12 और 8। एडजस्ट करना है अब हमें। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहला क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल क्या है, देखो यहाँ तक सब में क्लास इंटरवल कितना था, 5 का था, तो मैंने लिख दिया 5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। 10 क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो उससे मैंने डिवाइड किया, यानी क्लास इंटरवल 2 से, तो आंसर आया 6। तो ये मेरी नई फ्रीक्वेंसी बन गई। सेम ऐसे यहाँ पर 5 जो था वो पहले क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी है 12, डिवाइड करूंगी इसके क्लास इंटरवल से, यानी कि C12 से
यानी क्लास इंटरवल 2 से, जो कि है 20, सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, और ऐसे इसका तो 2 आएगा। तो मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये 4 तो ठीक है, अब ये सही फ्रीक्वेंसी बन के आई है मेरी, ठीक है, और क्लास इंटरवल यही रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिख दूंगी डेली वेजेस एक्स पे, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दूंगी, ठीक है, स्केल में ले लूंगी 5 यूनिट का, यहाँ पर मैं स्केल लिख दूंगी। उसके बाद जैसे कि सबसे पहले क्लास इंटरवल कौन सा था, 10 से लेकर 15 तक का, ठीक है। तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी, वैसे तो आप ये खुद प्लॉट कर सकते हो। 10 से लेकर 15 के बीच में कितना है, 7 है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। और एक और करके दिखा देती हूँ आपको, लास्ट वाला कर लेते हैं। 62 से लेकर 80 तक 2 है फ्रीक्वेंसी, तो 60 जैसे मैं मान लेती हूँ कि ये 60 है, ठीक है। 60 से लेकर, और ये मान लेती हूँ 80 है, 80 तक मेरी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 है। तो ये मान लो कि मैंने 60 से लेकर 80 तक मैंने बना दिया आपकी 2 फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से बस आपको पूरा हिस्टोग्राम प्लॉट कर देना, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये प्लॉट आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जब इंक्लूसिव मेथड से आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं। इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, 5 to 9, 12 to 10 to 14। अब यहाँ पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास क्या है, 10 से लेकर 14, इसकी लोअर लिमिट है 10, ठीक है। और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 9, ठीक है। तो 10 में से माइनस करेंगे 9, तो 1 आया, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.5 आया, ठीक है। अब मैं पहला क्लास इंटरवल लूंगी, यानी कि पहली क्लास लूंगी 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो मैंने लिया 5 में, और यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। तो 5 में माइनस करूंगी 0.5, और 9 में प्लस करूंगी 0.5, ये वाला 0.5, और मेरा ये जो इक्वल क्लास इंटरवल है वो आ जाएगा। इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट क्लास उठाओगे। मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, नेक्स्ट क्लास कौन सी है मेरी, 10 से लेकर 14 तक, 10 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब मैं 10 में से माइनस करूंगी 0.5, और 14 में मैं ऐड करूंगी 0.5, तो कितना आ गया, 9.5 से लेकर 14.5 तक, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट इंटरवल बन गया। ऐसे ऐसे करके आप देख लो, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम है, तो ये कौन सा मेथड बन गया हमारा, ये बन गया एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड बन गया, तो अब हमारा प्लॉट आराम से हो जाएगा हिस्टोग्राम, और यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से हिस्टोग्राम बना के आराम से सारे के सारे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा हिस्टोग्राम के चारों केसेस। अब हम आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका 2 केसेस बनेंगे, एक विद हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम। ये ना आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप न्यूमेरिकल्स करोगे, वैसे इतने ही कर जाओ वो भी काफी है, ठीक है। लेकिन इनको अच्छे से निचोड़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तब आप अपने स्टैटिस्टिक्स में हर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सबसे पहले हम विद हिस्टोग्राम वाला देख लेते हैं, फिर विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें करना है, यहाँ पर देखो मार्क्स दे रखे हैं, इक्वल इंटरवल भी है सब में, ठीक है, 10-10 का गैप है, और मतलब ये ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना, नीचे मार्क्स लिख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y x, बस यहाँ पर स्केल की कमी है, स्केल लिख दो, ठीक है। स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 5-5 का गैप है, 5 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, जैसे कि मान लो यहाँ से आपने क्या किया, जैसे ये पहली क्लास थी 10 से लेकर 20 तक, ठीक है, नहीं 0 से लेकर 10 तक, वैसे तो यहाँ से 10 से लेकर 20 तक पहली क्लास दे रखी है, बट आप क्या करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है ना, ये बेस लाइन तक बनता है, तो 0 से लेकर 10 के बीच का जो है ना मिड पॉइंट, यहाँ से आप डॉट लगाओ, यहाँ पे डॉट लगाया, फिर इन दोनों के बीच में डॉट, यहाँ पर डॉट, मतलब बीचों बीच जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, ठीक है। और फिर इन सब डॉट्स को आप मतलब ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। बेस लाइन तक ये आपको बनाना है, और ये जो आपके डंडे डंडे खड़े हुए हैं, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। तो ये विद हिस्टोग्राम है। विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, विदाउट हिस्टोग्राम के लिए आपको सेम क्वेश्चन लेना है, ये वाला, ठीक है। विदाउट हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या करना है, टेक आउट द मिड पॉइंट, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना या फिर नहीं आपको बनाना है, तो सेम, ठीक है, आपको इसके अंदर हिस्टोग्राम नहीं बनाना, आपको सिंपल तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो आप कैसे करोगे, तो सेम क्वेश्चन है, आपको बस सबका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिट क्या थी, फर्स्ट क्लास 10 to 20,
तो 10 to 20 यानी कि 10 + 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15, तो मिड पॉइंट आ गया। ऐसे ऐसे करके आपकी हर क्लास से मिड पॉइंट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर लिखोगे एंड मिड पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। और जस्ट आपको प्लॉट करना है और ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, जैसे मैंने बताया बस वैसे करो, ठीक है। ओके, अब हमारा आता है लास्ट में ओगिव। ओगिव भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें ओगिव को वैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह सकते हैं। इसके अंदर दो चीज आपको देखने को मिलती है, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। क्या होता है लेस देन मेथड और मोर देन मेथड? अब लेस देन एंड मोर देन में मैंने आपको लेस देन CF भी निकालनी सिखाई है और मोर देन CF भी निकालनी सिखाई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि कैसे है। जैसे कि मान लो ये आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो लेस देन CF आप कैसे निकालोगे? पहले तो आपको सेम लिख देना, अगला कैसे करोगे? 7 + 10 17 लिख दोगे। फिर अगला कैसे लिखोगे? 7 10 और 20 को प्लस करके यहाँ लिख दोगे। तो लेस देन CF तो आसान है। मोर देन CF कैसे करोगे? फर्स्ट में आपको एज इट इज नहीं लिख देना, ठीक है। फर्स्ट में आप करोगे कि 7 10 और 20 मतलब पूरा टोटल करके आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पहले में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट वाले को टोटल करोगे, 10 और 20 यहाँ पे आ गया, लास्ट में 20 का 20। समझ में आया? तो ये मोर देन होती है। अब आपको ओगिव वाला कैसे करना, कैसे क्वेश्चन आएगा? लेस देन ओगिव बनाना है, मोर देन ओगिव बनाना है इस डाटा से, और मीडियन निकालनी है। अब आपको एक क्वेश्चन देख के डर चढ़ जाएगा, बट डरने की बात नहीं है। देखो क्या होता है, मार्क्स गिवन है, पहले देखो सब में इक्वल इंटरवल है, ये सब में इक्वल इंटरवल है, 5-5 का गैप है, मतलब सही है। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले लेस देन CF और मोर देन CF ही निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लेस देन मार्क्स एज इट इज लिखे, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी, लेस देन CF कैसे लिखा? 7 का 7 लिख दिया, फिर 7 + 10 17, फिर 7 + 10 + 20 37, फिर 7 + 10 + 20 + 13 50, और ऐसे ऐसे करके 95, ठीक है। मोर देन CF कैसे लिखेंगे? पहले इन सब का टोटल आ गया, फिर यहाँ पर 88 कैसे आ गया? इन सब का टोटल। फिर यहाँ पर 78 कैसे आया? इन सब का टोटल। यहाँ पर 58 कैसे? इन सब का टोटल। तो ऐसे करके मोर देन CF निकालोगे, ठीक है। अब क्या करोगे? मार्क्स जो है वो तो एक्स एक्सिस पे लिखोगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी ये y एक्सिस पे प्लॉट करोगे। जो आप स्केल लिखोगे, जो आप स्केल लोगे वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। स्केल लिया है आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये देखो, हाँ, अब यहाँ पर आप क्या करना है? ये जो आपका लेस देन CF आपने लिखा और मोर देन CF आपने लिखा है ना, बारी बारी करके इसको प्लॉट करो, ठीक है। कि जैसे 5 यूनिट पर, 0 से लेकर 5 यूनिट पर 7 फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 यूनिट तक आपकी 7 फ्रीक्वेंसी थी, वो आपने डॉट कर दिया, ठीक है। फिर सारे पॉइंट्स को डॉट करोगे तो लेस देन CF वाली लाइन होंगी, और यहाँ पर मोर देन CF वाली लाइन बन गई, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों लाइंस जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट आपका बन जाएगा मीडियन। सो दैट इज मीडियन। तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बहुत बड़ा चैप्टर था प्रेजेंटेशन वाला, वो फाइनली कंप्लीट होता है। इसके अंदर टेबुलेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही करनी है आपको 2022 और 23 के बैच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बस टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, फ्री में प्रिंट भी करवा सकते हो। पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, कुछ भी मिस नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर लेना, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका इन वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।